स्थलों और 6ठी से 8वीं कक्षा तक के स्कूलों को खोलने का सरकार का निर्णय। रात्रि 8 बजे तक ही खुली रहेंगी दुकानें। रामगढ़ जिले के मुरुबंदा में 2 वाहनों के बीच टक्कर में 5 लोगों की मौत। जिला प्रशासन की ओर से चलाया जा रहा है राहत और बचाव कार्य। दूरदर्शन की स्थापना के 62 वर्ष पूरे। दूरदर्शन का पहला प्रसारण 15 सितंबर 1959 को प्रयोगात्मक तौर पर हुआ था शुरू। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में पिछले 48 घंटों से रुक रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित। आज भी कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 0112397804 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज शाम 6 बजे संयुक्त रूप से संसद टीवी का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर संसद टीवी का प्रसारण शुरू हो रहा है। संसद टीवी का शुभारंभ अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर हो रहा है। गौरतलब है कि फरवरी 2021 में लोकसभा टीवी एवं राज्यसभा टीवी के विलय का निर्णय लिया गया और मार्च 2021 में संसद टीवी के सीईओ की नियुक्ति की गई। संसद टीवी के कार्यक्रम मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में होंगे, जिनमें संसद और लोकतांत्रिक संस्थाओं का कामकाज, योजनाओं और नीतियों का प्रशासन और कार्यान्वयन, भारतीय संस्कृति और इतिहास व सामयिक मुद्दों और विषयों पर कार्यक्रम शामिल हैं। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 81वां सम्मेलन आज वर्चुअल माध्यम से शुरू हो गया है। 100 वर्ष पहले आज ही के दिन अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का पहला सम्मेलन शिमला में हुआ था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उद्घाटन अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए। आज का दिन हमारे लिए संकल्प का दिन है कि हम अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त और मजबूत बनाएं तथा जनता के प्रति जवाबदेही बनाएं, ताकि इन संस्थाओं के माध्यम से जनता का कल्याण सुनिश्चित हो सके। आज इस अवसर पर विश्व के कई देशों के माननीय पीठासीन अधिकारी जुड़े हुए हैं। मैं उन सबको विशेष रूप से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। झारखंड सरकार ने धार्मिक स्थलों और 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा तक के स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार के फैसले के अनुसार धार्मिक स्थलों को आज से खोल दिया गया है, जबकि 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा तक के स्कूल सोमवार से खुल जाएंगे। सरकार ने फैसला लेते हुए कहा कि कोविड के नियमों का पालन करते हुए मंदिर और धार्मिक स्थलों में अधिकतम 100 व्यक्तियों को प्रति घंटे प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। धार्मिक स्थलों पर 18 साल से कम उम्र के व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक रहेगी। यहां शारीरिक दूरी बनाना अनिवार्य किया गया है। धार्मिक स्थलों में बिना मास्क प्रवेश पर रोक रहेगी। दुर्गा पूजा के पंडाल बनाने की भी अनुमति दी गई है। पंडाल में दर्शन की अनुमति नहीं होगी और प्रसाद का वितरण भी नहीं होगा। सभी खेलकूद की गतिविधियां बिना दर्शकों के आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स रात के 11 बजे तक
खुले रह सकते हैं। इधर राज्य सरकार के धार्मिक स्थलों को खोले जाने के निर्णय के बाद देवघर स्थित बाबा मंदिर में खुशी की लहर दौड़ गई है। बाबा मंदिर के पुजारियों, दुकानदार संघ और आम लोगों ने मंदिर खोले जाने के निर्णय का स्वागत किया है। पंडा धर्म रक्षणी सभा के महामंत्री कार्तिक नाथ ठाकुर ने कहा कि बाबा मंदिर खुलने से सभी तबके के लोग खुश हैं। दरबार में श्रृंगार पूजा होते हुए मैं स्वागत करता हूं। साथ ही साथ अपने शहर के और भी जितने भी जगहों के तीर्थस्थलों के लोगों ने, झारखंड सरकार के नागरिकों ने जो सहयोग दिया, उसके लिए उन सबों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ उन सभी संगठनों की ओर से मैं झारखंड सरकार को आशीर्वाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। हुई है, मंदिर खुल गई है, अब सबकी जो है रोजी रोटी पुनः बाबा सबको देंगे। अब मंदिर खुल गई है, सबसे बड़ी राहत है। अब जजमान आएंगे, हम लोग तीर्थ पुरोहित हैं, हम लोग का जीवन व्यापन चलेगा। ये झारखंड सरकार का बड़ा फैसला है। अब हम लोग बहुत खुशी हैं। अब जजमान आएंगे, हम लोग की रोजी रोटी चलेगी। बस वैद्यनाथ जी पे ही हमारी रोजी रोटी है, उनका दरवाजा खुल गया, बस बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 27,176 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि 38,012 ने कोविड को मात दी है। 176 नए दैनिक मामले दर्ज किए गए। वहीं 38,012 लोग उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.62% हो गया है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 3,51,087 है। इधर झारखंड में भी पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के मात्र 7 नए मरीजों की पहचान की गई है, जबकि इस अवधि में 13 संक्रमितों ने कोविड को मात देने में सफलता हासिल की है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 111 रह गई है और स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.49% हो गई है। देश में पिछले 24 घंटे में 61 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए, जिसके बाद टीकाकरण का आंकड़ा 75 करोड़ 89 लाख से अधिक हो गया है। अब तक 75 करोड़ 79 लाख से अधिक टीके लगाकर रिकॉर्ड बनाया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कल 61 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक दी गई। इस वर्ष 21 जून को कोविड-19 टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की गई थी। इधर झारखंड में भी कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। राज्य में अब तक 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया जा चुका है। राजधानी रांची के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी टीकाकरण के लिए 50 से ज्यादा केंद्र बनाए गए हैं। धनबाद रांची हाईवे पर आज सवेरे हुई भीषण दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई। घटना रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र के NH 23 के मुरुबंदा इलाके की है। यहां विपरीत दिशा में आ रही एक कार ने बस में सीधी टक्कर मार दी। इसके बाद कार में आग लग गई। आग की लपटें उठता देख बस में सवार सभी यात्री उतरकर भाग गए, जबकि कार सवार यात्रियों को निकलने का मौका तक नहीं मिल पाया। घटना की सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य जारी है।
और रामगढ़ की ओर से एक वैगन आर जा रही थी। इस बीच दोनों में जोरदार टक्कर हुई और टक्कर के बाद में बस और ये वैगन आर में आग लग गई, जिसमें वैगन आर पर सवार लगभग 5 लोगों की मरने की आशंका व्यक्त की जा रही है। राहत कार्य में पुलिस प्रशासन जुटी हुई है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। नहीं जानते हैं, अभी हमको दूसरा बच्चा नहीं चाहिए। बुड़बक, अभी इसका 3रा महीना है और क्या हुआ? जो भी तेरी बेटी 2 साल की है, हम संभाल लेंगे सब कुछ। रहने दो अम्मा, इस नादान को हम समझाते हैं। इधर सुन, एक नादानी तो तुमने पहले कर दी, 2 बच्चों के बीच में 3 वर्ष का अंतर ना करके। अब अगर गर्भपात कराना ही है तो किसी सरकारी जहाँ सब कुछ सुरक्षित होगा और वो भी निःशुल्क। गर्भपात नहीं आसान, सुरक्षा का रखें ध्यान। आज हमारा झारखंड राज्य कोरोना संक्रमण की विपदा से संघर्ष कर रहा है, लेकिन कोई भी विपदा कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सम्मिलित प्रयास से पराजित की जा सकती है। सरकार ने सभी सुरक्षा मानकों का ध्यान रखकर आपके लिए टीकाकरण की शुरुआत की है। आप स्वयं कोविड का टीका लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। जोहार। हरिया, तेरा छोटका एकदम कमजोर लग रहा है। ठीक से खाना वाना नहीं खिलाते क्या? अरे भाई, जो जुटता है सो तो खिला ही देते हैं। देख हरिया, बुरा मत मानना, तेरा बच्चा कुपोषित है। कुपोषित? हाँ, पर घबराने की बात नहीं है, बस तुम्हें आगे बढ़ के लाभ उठाना है। लाभ? हाँ, सरकार ऐसे बच्चों की पहचान करके उनका कुपोषण उपचार केंद्र में इलाज कराती है। सच? हाँ। कुपोषित रहे ना कोई बच्चा, एमटीसी का काम है अच्छा। गढ़वा परिसदन सभागार में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण को लेकर नोडल पदाधिकारी नवल किशोर राय और मोहम्मद जमील की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत विभिन्न कार्यों की जांच एवं प्रगति की समीक्षा की गई। नोडल पदाधिकारी के द्वारा गढ़वा प्रखंड के एक बूथ का भी निरीक्षण किया गया, जहां उन्होंने बीएलओ से बातचीत की तथा उनके द्वारा निर्वाचन के संदर्भ में किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया। दूरदर्शन की स्थापना के आज 62 वर्ष पूरे हो गए हैं। दूरदर्शन का पहला प्रसारण आज ही के दिन 1959 को प्रायोगिक तौर पर शुरू किया गया था। प्रयोगात्मक आधार पर शैक्षिक और विकास कार्यक्रमों के रूप में शुरू किया गया था। उस समय दूरदर्शन का प्रसारण सप्ताह में सिर्फ 3 दिन आधा घंटे होता था। तब इसको टेलीविजन इंडिया नाम दिया गया था। बाद में 1975 में इसका हिंदी नामकरण दूरदर्शन नाम से किया गया। ये दूरदर्शन नाम इतना लोकप्रिय हुआ कि टीवी का हिंदी पर्याय बन गया। 1982 में रंगीन टेलीविजन आने के बाद लोगों का रुझान इस ओर अधिक बढ़ गया। एशियाई खेलों का दूरदर्शन पर प्रसारण ने भारतीय टेलीविजन में क्रांतिकारी बदलाव किए। हम लोग, बुनियाद, नुक्कड़, रामायण, महाभारत जैसे कार्यक्रमों ने दूरदर्शन की लोकप्रियता को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचाया। महान अभियंता एम विश्वेश्वरैया का आज जन्मदिन है। उनके जन्मदिन को अभियंता दिवस घोषित किए जाने के बाद प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को उनका जन्मदिन मनाया जाता है। अभियंता दिवस पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उनकी याद में यह दिवस मनाया जाता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश में बदलाव की हवा बह रही है, जिससे समाज का हर तबका लाभान्वित हो रहा है। है और पहले खाना बनाने के लिए बहुत दिक्कत होता था और अब उज्जवल गैस पाने के बाद अब बहुत आसान हो गए हैं खाना बनाने के लिए। और जो आँख में जलन धुआं होता था भी है, मोदी ने दिया है प्रधानमंत्री। हम लोग खाना बनाते हैं, 5 आदमी हैं हम लोग, 5 परिवार, धुआं धोकर नहीं होता है, अच्छा से खाना बनता है, कोई तकलीफ नहीं होता है। प्रधानमंत्री गैस दिया है, आराम से रंधता है, दाल भात रंधता है, आराम से रंधता है, धुआं नहीं होता है, 6 आदमी के भात होता है, आराम से रंधता है गैस में। मेरा नाम मुश्ताक है, घर यही है, हमको ये सब योजना मिलता है, खाना पीना का सुविधा होता है। रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में पिछले 48 घंटों से रुक रुक कर हो रही बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश के कारण निचले इलाकों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार कल में आसमान में साफ होने के का उम्मीद है। इधर पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश से तापमान में 4-5 डिग्री तक गिरावट आई है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन की आखिरी तारीख आज है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि नामांकन के लिए केवल ऑनलाइन आवेदनों को ही शामिल किया जाएगा। पुरस्कार पोर्टल www.padmaawards.gov.in पर ऑनलाइन प्राप्त की जाएंगी। अगले वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन या सिफारिशें आ रही हैं। मंत्रालय ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान करें जो समाज की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं और जिनकी उत्कृष्टता और उपलब्धियां वास्तव में इन पुरस्कारों के लायक हैं। ऐसे व्यक्ति अपना नामांकन और सिफारिशें प्रस्तुत करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए उन विषयों पर लोगों से विचार आमंत्रित किए हैं जिन पर चर्चा की जानी चाहिए। लोग नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर विचार या सुझाव भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर फोन कर हिंदी या अंग्रेजी में प्रधानमंत्री के लिए संदेश रिकॉर्ड भी करवा सकते हैं। इसके लिए फोन लाइन 24 सितंबर तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS से प्राप्त लिंक को फॉलो कर सीधे प्रधानमंत्री को भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। प्रकृति पर्व करम की झारखंड में हर जगह धूम देखने को मिल रही है। करम पर्व की पूर्व संध्या पर खारो मैदान में एक वृहत रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों गांवों के लोगों ने नृत्य, कला और संस्कृति का प्रदर्शन किया। खारो का ये पूरा मैदान इसको हमने और यहाँ पर आसपास के करीब 300 गाँव के लोगों का यहाँ पे मुहावरा है और इसी तरह से करम पूर्व संध्या पर यहाँ पर ये आयोजन किया गया है और आप देख सकते हैं लोग अपनी सभ्यता और संस्कृति को यहाँ पेश कर रहे हैं और इसको प्रमोट करने के लिए बाकायदा ये आयोजन किया गया है ताकि लोग अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचा सकें और इसको आगे बढ़ा सकें। और संस्कृति लुप्त हो रही है, समाप्त हो रही है और हमारे युवा भी भटक रहे हैं। तो ये आयोजन करने का यही मकसद है कि 300-400 साल पहले हमारे पुरखों के द्वारा जो जिस तरह के नृत्य, संगीत और गीत गाए जाते थे उसको वापस लाएं। हम हमारा कला जो है, हमारा कल्चर जो है उसको वापस लाएं, जो आने वाली पीढ़ी को भी हम लोग प्रदान करें। पूरा जो ग्रुप, जो गाँव की टोली यहाँ पर पहुँची है, ढोल मांडव के साथ है, जो पारंपरिक पंडाल है उसमें ये सलधज कराया है और वो अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर अपनी सभ्यता और संस्कृति की झलक पेश करेंगे, जिसकी झलक पूरी तरह से ये जो करम त्योहार होता है इसमें देखने को मिलता है। ये है करम पर्व का जोश
उत्साह और देख सकते हैं बारिश के बावजूद यहाँ पर लोग जब इनकी बारी आएगी वहाँ पर परफॉर्म करने का, तो उससे पहले ये लगातार यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। और यहाँ पर इस तरह के ट्रूप दर्जनों में नहीं सैकड़ों की संख्या में पहुंचे हैं। प्रकृति की गोद में बसा हुआ है और देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं महिलाएं प्रकृति का गहरा नाता है। उसका भी प्रकृति से सीधा संबंध है। तो ये सब दुनिया के सामने संस्कृति को पेश किया जा सके। आप देख सकते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोगों की भीड़ है। लगभग 300 गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ये करम कुंड संध्या पर जो यहाँ पर आयोजन किया गया है, इससे देख सकते हैं कि किस तरह से उत्साह है लोगों के बीच। और वो उत्साह और वो झलक एक सभ्यता और संस्कृति के प्रति देखने को मिल रही है। यहाँ पर आज तेज बारिश भी हो रही है, उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों में एक उत्साह है, एक उमंग है, एक जोश है और अपनी सभ्यता और संस्कृति को कह सकते हैं कि शुभ संकेत। जो पर्व है इसके बारे में बाकायदा कहा भी जाता है कि ये जो पर्व है झारखंड के जो आदिवासियों का पर्व है, वो ज्यादातर पर्व जो है वो सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए पर्व है। और ये पर्व में जो भाई है, वो बहन है, एक दूसरे के प्यार जो है वो उनकी रक्षा की भी शपथ इस पर्व में लेते हैं। तो बाकायदा इस पर्व के जरिए जहाँ सभ्यता और संस्कृति का जो संगम है वो भी देखने को मिलता है। और सभ्यता से झारखंड के लोगों को जितना प्यार है, संस्कृति से जितना प्यार है, पर्यावरण से जितना प्यार है, वो सब कुछ भी इसमें देखने को मिलती है। अपने सहयोगी साहब के साथ दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। आजादी का अमृत महोत्सव पर देश गुमनाम क्रांतिकारियों को याद कर रहा है। आजादी के सफर में आज की कड़ी में देखते हैं भारत की स्वतंत्रता के लिए जर्मनी का सहयोग कैसे मिला। आज ही के दिन सन 1891 में एक ऐसे क्रांतिकारी का जन्म हुआ था जिसने हमें न सिर्फ जय हिंद जैसा ओजस्वी अभिवादन दिया, बल्कि भारत की आजादी के लिए लड़ाई भी लड़ी। इसी महान स्वतंत्रता सेनानी का नाम चेम्पकरामन पिल्लई है, जिन्हें प्यार से जय हिंद पिल्लई भी कहा जाता है। आजादी के दीवाने पिल्लई की चाहत थी ब्रिटेन विरोधी सेना बनाना और इसके जरिए विदेशी शासन से देश को मुक्त करवाना। चेम्पकरामन पिल्लई का जन्म केरल के त्रिवेंद्रम के एक तमिल परिवार में हुआ था। बचपन से ही रामन पिल्लई अंग्रेजों के विरुद्ध रहे। स्कूली दिनों में ही उन्होंने अपने स्कूल में जय हिंद और जय हिंदुस्तान का नारा लगाया था। रामन पिल्लई एक मेधावी छात्र थे। उन्होंने ऑस्ट्रिया में पढ़ाई की और इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हासिल किया। पिल्लई ने लोक प्रशासन और अर्थशास्त्र में भी स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। इतना ही नहीं, 12 भाषाओं पर तो उनकी गहरी पकड़ थी। सन 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा, तब प्रवासी भारतीय क्रांतिकारी स्वाधीनता आंदोलन के लिए जर्मनी का समर्थन हासिल करने की कोशिशों में जुट गए थे। उन क्रांतिकारियों में एक पिल्लई भी थे। इस सिलसिले में क्रांतिकारियों ने ज्यूरिख स्थित जर्मन दूतावास से संपर्क किया। जब सितंबर 1914 में इंटरनेशनल प्रो इंडिया कमेटी का गठन हुआ, तब पिल्लई ही उसके अध्यक्ष बने। कमेटी का मुख्यालय ज्यूरिख में था। पिल्लई ने ज्यूरिख से जर्मन अंग्रेजी मासिक पत्रिका प्रो इंडिया निकाली। इसने भारत की वैश्विक दृष्टि को जर्मनी के सामने रखा। अक्टूबर 1914 में पिल्लई ने भारत के समर्थन में बर्लिन समिति की स्थापना की। इसके अगले साल उन्होंने इंटरनेशनल प्रो इंडिया कमेटी और बर्लिन समिति को मिलाकर इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी का गठन किया। ब्रिटिश राज के विरुद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय मोर्चा बनाने के लिए पिल्लई ने सन 1914 और 1917 के बीच एक साथ कई योजनाओं पर काम किया। 1915 में काबुल में भारतीय क्रांतिकारियों ने अस्थायी सरकार गठित की, जिसमें चेम्पकरामन पिल्लई विदेश मंत्री के रूप में शामिल हुए। क्रांतिकारियों की योजना तुर्की और जर्मन सैनिकों को अफगानिस्तान लाने की थी, जिनके साथ वो ब्रिटिश राज के विरुद्ध
युद्ध शुरू करने में काबुल की मदद करने की तैयारी में थे। क्रांतिकारियों की योजना उत्तर पश्चिमी सीमा पर हमले के साथ साथ ब्रिटिश भारतीय सेना से बगावत कराना और इसके जरिए ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करना था। लेकिन ये योजनाएं नाकाम रहीं और अंग्रेजों ने इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद पिर्लई यूरोप में रहे और राष्ट्रीय आंदोलन जारी रखा। 1934 में बर्लिन में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनकी अंतिम इच्छा के मुताबिक तिरंगे के साथ उनकी अस्थियां लेकर उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई जहाज से भारत लौटीं। आजादी के कुछ साल बाद वो INS दिल्ली में सवार होकर अस्थियों को बम्बई से लेकर त्रिवेंद्रम गईं और उन्हें कर्मना नदी में प्रवाहित कर दिया। आज ही के दिन सन 1940 में केरल के मालाबार में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध मशहूर आंदोलन हुआ था। प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने मालाबार के लोगों से 15 सितंबर को साम्राज्यवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। समूचे मालाबार में साम्राज्यवाद के विरुद्ध सभाएं और प्रदर्शन हुए। कई जगहों पर लोगों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें भी हुई। मोराड़ा में भीड़ और पुलिस के बीच हुई झड़प में 2 युवकों की मौत हो गई। इस हत्या के आरोप में प्रमुख कम्युनिस्ट नेता KPR गोपालन को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। लेकिन महात्मा गांधी और अन्य नेताओं के हस्तक्षेप से उन्हें मृत्युदंड नहीं दिया गया। उचित खान पान में आयुर्वेद के सिद्धांतों का खास महत्व है। आयुर्वेद भोजन को भी औषधीय मानता है और ऐसे में पोषण माह के दौरान यह ध्यान दिया जा रहा है कि उचित पोषण से हम अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। भोज्य पदार्थ शरीर के लिए अच्छे, हानिकारक या उदासीन हो सकते हैं। आज के समय में जब हम बच्चों और महिलाओं समेत अपनी आबादी को पोषण युक्त आहार मुहैया कराने का अभियान चला रहे हैं, आयुर्वेद इसका बड़ा जरिया बन सकता है। आयुर्वेद के अनुसार एक संतुलित आहार का अर्थ है वात, पित्त और कफ रहित भोजन, यानी कई प्रकार के भोजन का ऐसा सही संतुलन जो शरीर को सही पोषक तत्व प्रदान करे। समतोल आहार से कोई भी व्यक्ति स्वस्थ भी होता है और खुशी भी मिलती है उसको। आयुर्वेद में ये भी कहा है कि बल वर्ण मतलब जो ओवरऑल इम्यूनिटी है, स्ट्रेंथ है किसी भी व्यक्ति की। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है DD न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में धार्मिक स्थलों और 6ठी से 8वीं कक्षा तक के स्कूलों को खोलने का सरकार का निर्णय। रात्रि 8 बजे तक ही खुली रहेंगी दुकानें। रामगढ़ जिले के मुरुबंदा में 2 वाहनों के बीच टक्कर में 5 लोगों की मौत। जिला प्रशासन की ओर से चलाया जा रहा है राहत और बचाव कार्य। दूरदर्शन की स्थापना के 62 वर्ष पूरे। दूरदर्शन का पहला प्रसारण 15 सितंबर 1959 को प्रयोगात्मक तौर पर हुआ था शुरू। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में पिछले 48 घंटों से रुक रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित। आज भी कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके